Hello, are we all connected? Kindly raise your hands if you are connected. Okay, thank you. I got disconnected, but I'm again connected. तो क्वेश्चन शायद ये था. ठीक है, ट्राई करो. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. ए और बी क्या है? बी और सी क्या है? ए और सी क्या है? प्लीज ट्राई. प्लीज ट्राई. वेदांत, ए एंड बी. Positional isomers. सॉरी, रॉन्ग आंसर. ए और बी मेटामर है. बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटामर्स डिफाइन होते हैं. वेदांत कमेंट करो, क्लिक हुआ क्या? ठीक है. अब वेदांत आप ट्राई करेंगे. बी और सी क्या है? Functional isomers. वेरी गुड. बी और सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया. ये दोनों इथर्स है और ये अल्कोहल है. तो अल्कोहल और इथर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है. तो जिस तरह से बी और सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, उसी तरह से ए और सी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है. तो इसको लिख लेंगे. और मेटामर्स का डेफिनेशन बोर्ड पे लिख रहे हैं, वो लिख लेना. ये डेफिनेशन है मेटामर्स का. एक बार रिवाइज कर लिया, लिख लेंगे अपन. किसी स्टूडेंट ने हाथ उठाया था, प्लीज पूछेंगे डाउट. तो मेटामर वाला पॉइंट हाँ, मेटामर्स वाला पॉइंट वही है. अगर बाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है अपने पास में, और उसमें अगर अपन आजू बाजू में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स चेंज कर देते हैं, जैसे ए वाले में लेफ्ट में और राइट में 2 2 है, लेकिन बी वाले में अपन ने 3:1 कर दिया, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स लेफ्ट साइड और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स राइट साइड चेंज कर दिया ना. लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखा, तो इसलिए उसको बोलेंगे मेटामर्स. समझ में आया सर? यस. ठीक है, लिख लो. आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन लिख लेंगे अगर नया लग रहा है तो. और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बी और सी और ए और सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्यों है और मेटामर्स क्यों नहीं है, ये भी लिख लेना उसका. सर हाँ, बोलिए सर सर. नहीं सर, एक डाउट था सर, लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते ना? ज़्यादा प्रायोरिटी देते का मतलब क्या है? यहाँ पे नॉमेनक्लेचर नहीं चल रहा है ना. नॉमेनक्लेचर में प्रायोरिटी की बात होती है. प्रायोरिटी से क्या मतलब है आपका? सर मतलब वो ए और बी तो फिर फंक्शनल होंगे ना? नहीं 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 नहीं, नहीं सर, समझ गया समझ गया. समझ गया. ठीक है, ठीक है. तो बी और सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है क्योंकि वहाँ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया. अपन कार्बन एटम्स का नंबर आजू बाजू में चेंज करते हैं. हम लोग कार्बन एटम्स का नंबर आजू बाजू में चेंज करते हैं, लेकिन जीरो नहीं कर सकते. जीरो कर देंगे तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा. तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े.
Next, any doubts still here? Let us move ahead. Next question. आइसोमर्स का ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का क्वेश्चन है. Please try. ABCD. Please try. वेदांत. सर ए और बी फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है, क्यों? रीजन बताइए. क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रही है ना, उसमें ईथर और ये इथर है क्या वो? सर ए और बी पोजीशन नहीं है. नहीं, ए और बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है. ये कीटोन है. और अल्डिहाइड कीटोन हाँ. अल्डी ईथर नहीं है, ये अल्डिहाइड है. अदिति ध्यान दो यहाँ पे कि ये अल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे, तो यहाँ हाइड्रोजन रहेगा. समझा अदिति? यस सर. तो ए और बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. सेकंड, ए और सी का आंसर देने के लिए हाथ उठाए. ए एंड सी. वेदांत. CR7 वाले वेदांत. फंक्शनल. ए और सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. करेक्ट आंसर. क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और नीचे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलते ही इनॉल है. ठीक है, तो ए और सी भी हो गया. ए और बी हो गया, ए और सी हो गया. ए और डी बताइए. ए और डी फंक्शन आंसर के लिए हाथ उठाए. ठीक है, पता तो अदिति. फंक्शनल. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ए आई डी. अब ये हो गया ए का सेट है ना. ए का सबके साथ अपन ने आंसर लिख लिया. अब बी और सी सोचते हैं. बी और सी आंसर के लिए हाथ उठाएंगे. ध्यान से सोचना. शुभम. सर फंक्शनल. नहीं सर, अब ये टॉटोमर है. देखो ध्यान से, ये कीटो, ये इनॉल, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म. समझा शुभम? ये सर वो अल्डिहाइड है ना मगर. अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड भी तो शो करता ना कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म. कीटो इनॉल मतलब क्या रहता है, एक जगह डबल बॉन्ड और OH रहा और फिर वो डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया तो उसको कीटो बोलते ना. है अल्डिहाइड लेकिन कीटो इनॉल का कीटो फॉर्मेट है. समझा शुभम? शुभम रिप्लाई. सर. बोलिए अदिति. सर बी तो अल्डेहाइड है ना, तो फिर मतलब कीटो कैसे कंसीडर करेंगे हम? उसको कीटो इनॉल का कीटो कर सकते हैं. वो कीटोन नहीं है लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड है. मुझे ये बताओ अदिति, एक बात बताइए कि C डबल बॉन्ड मतलब कार्बोनिल रहता है ना. यस सर. अब जो कार्बोनिल रहता है उसके बाजू के कार्बन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन रहा तो वो अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में घूमते रहता है. यस सर. उसी चीज को इनॉल बोलते हैं. यस सर. इनॉल का दूसरा वाला कीटो. यस सर. तो वो अल्डिहाइड है लेकिन कीटो इनॉल का कीटो फॉर्मेट है. वो कीटोन नहीं है लेकिन कीटो है. समझा? यस सर. यस सर. ओके, वेरी गुड. तो बी और सी लिखेंगे टॉटोमर्स. तो जैसे किसी ने अभी बोला था ना फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देना क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप से भी ज्यादा प्रायोरिटी देना टॉटोमर्स को. फिर बी और सी हो गया. अब बी और डी सोचो. अब जो बी और डी है वो फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि वो आपस में कीटो इनॉल नहीं कर सकते. बी और डी जो है वो फंक्शनल ग्रुप है. अब ये बी के भी सेट बना लिया अपन ने और लास्ट क्वेश्चन बचा सी और डी का. तो सी और डी का आंसर देने के लिए हाथ उठाए.
वेदांत मिश्रा, पोजिशनल। पोजीशन, वेरी गुड, क्योंकि OH ग्रुप सेम जगह पर है और डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसके आंसर्स लिख लेना, सब लोग आंसर्स लिख लो और रीजन भी लिख लेना। स्पेशली रीजन लिखना बी और सी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, नया है वह। जल्दी लिखो। सर बोलिए सर, कौन है? सर BD एक बार एक्सप्लेन करना ना। बी और डी एक बार एक्सप्लेन करो। बी वाला है अल्डिहाइड और डी वाला है अल्कोहल, इसलिए वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। सर फिर जो आप बी और डी के लिए बोल रहे हो वो बी और सी के लिए क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो? बी है अल्डिहाइड और सी है अल्कोहल, लेकिन सी वाला अल्कोहल नहीं है, सी वाला इनॉल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड इनॉल। इनॉल में sp2 कार्बन पे OH ग्रुप लगता है, अल्कोहल में sp3 कार्बन पे OH ग्रुप लगता है। किनका डाउट था ये? यस सर, समझा। वेरी गुड सर, जय, राइट? यस सर। ठीक है सर, तो रीजन लिखते चले साथ साथ में। हाँ, sp2 sp3 वाला जो पॉइंट बोले वो लिखवा देंगे, अभी रुक जाओ। सर वो एल्डिहाइड को अपन कीटो कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, कीटो इनॉल का कीटो कंसीडर कर रहे हैं, कीटोन नहीं कंसीडर कर रहे, सिर्फ कीटो कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जनता ने लिख लिया ये, अपन आगे बढ़ते हैं अभी। चलो इसको करते हैं अपन डिलीट, करेगा इसको डिलीट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर ऐसा है तो ये है अल्कोहल, अगर ऐसा है तो ये है इनॉल, अगर ऐसा है तो ये है वायन वायोल, और अगर बेंजीन रिंग पे OH है तो ये है फिनॉल। ये आप लोग लिख लो। तो सारे अल्कोहल नहीं है सारे अल्कोहल ही, लेकिन अल्कोहल एक्चुअली सिर्फ यही है क्योंकि उसमें sp3 की रिक्वायरमेंट होती है। अगर sp2 आ गया तो वो इनॉल बन जाएगा, अगर sp आ गया तो वो वायन वायल इनॉल याइनॉल जो भी बोलना है बोल सकते हैं, और अगर अरोमेटिक आ गया तो वो हो जाएगा फिनॉल। अरोमेटिक विल बी फिनॉल। ठीक है, लिख लेंगे इसको। सर बोलिए। सर इनॉल की डेफिनेशन अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड ऐसा बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वही डेफिनेशन है उसकी। जिस कार्बन एटम पे OH ग्रुप लगा के रखा है उसके बाजू के कार्बन एटम को बोलते हैं अल्फा, और वो दोनों में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसको बोलते हैं इनॉल। और फिर उसका ही अगर अपन ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया तो वो रहता इक्विलिब्रियम वाला एरो, इसलिए उसको बोलते हैं टॉटोमर्स। ठीक है, दिस इज इनॉल फॉर्मेट, दिस इज कीटो फॉर्मेट। और कीटो जो रहता है वो, और भी केसेस रहते हैं क्या? कीटो जो रहता है वो अल्डिहाइड का भी रहता है और कीटोन का भी रहता है। क्या बोल रहे थे सर वेदांत? सर टॉटोमेरिज्म में और भी केसेस रहते हैं? रहते हैं ना, बहुत सारे केसेस रहते हैं, बट अपन कीटो इनॉल ही देखेंगे अभी। ओके। नाइट्रो एसी नाइट्रो भी एक केस रहता है, फिनॉल वाले केस में भी कीटो इनॉल देखने को मिलता है। करते हैं अपन, डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉटोमर्स और फिर है मेटामर्स। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टॉटोमर्स और मेटामर्स आ गया तो बहुत अच्छे से हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
क्योंकि बाकी की जो चीज़ें उसके क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा इजी भी रहता है तो एक बार पढ़ के हो जाता है। टॉटोमर्स और मेटामर्स रिवाइज करने पड़ेंगे। सर बोलिए। सर वो अल्डोक्साइम्स के फॉर्मेशन भी बताएंगे? अल्डोक्साइम, ठीक है बता देंगे, अभी बता देंगे। अल्डोक्साइम इज अ टाइप ऑफ कीटोइनॉल टॉटोमर्स, कर लेते हैं अभी वो भी डिस्कस। इसको करें डिलीट, ठीक है। अल्डोक्साइम से पहले ये वाला, ये एक फिनॉल है, लाइक ये तो प्रॉपर फिनॉल ही है, PHOH। इसका भी कीटोइनॉल रहता है। कैसा बनेगा वो, इधर डबल बॉन्ड हो, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज हो गया, और वो हाइड्रोजन जैसे यहाँ आके लग गया। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इधर आके लग गया, तो ये है उसका कीटो फॉर्म और ये है उसका इनॉल फॉर्म, मतलब वो तो फिनॉल है। तो इसमें लिख लेना ये स्टेटमेंट लिख लेंगे सब लोग जल्दी से। ठीक है, चले आगे। अब अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म। तो जो दो लोगों ने डाउट पूछा है अभी कि और भी टाइप रहते हैं क्या, और किसी और ने पूछा है कि अल्डोक्साइम वाला टॉटोमरिज्म बता दो, तो अल्डोक्साइम वाला टॉटोमरिज्म अपन देखते हैं पहले यहाँ पे। क्या हो गया, क्या बोले सर? लिख रहे हो क्या? लिखो, जल्दी लिखो। तो ये भी एक टाइप का टॉटोमरिज्म अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसको अल्डोक्साइम बोलते हैं। ऊपर वाला अल्डोक्साइम है, नीचे वाला नाइट्रोसो है। वो जो सर्कल किया हुआ हाइड्रोजन है वो टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है? टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन इधर उधर घूमते रहता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में स्विचिंग ओवर करता रहता है। तो अब तक हम लोगों ने जो टॉटोमरिज्म देखा उसमें कार्बोनिल कंपाउंड में देखा, तो यहाँ कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया। बाकी मेथड, बाकी मैकेनिज्म, बाकी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। अल्डोक्साइम एंड नाइट्रोसो। अदिति ठीक है? यस सर। और एक अपन देख लेंगे, क्या हो गया ये, ठीक है, इसको वेट करते हैं। ये राइट वाला डिलीट करे क्या? राइट वाला कर देते डिलीट।
ठीक है, और एक टाइप ऑफ टॉटोमरिज्म अपने को देखना है अभी, इमाइन एनामाइन। So this is imine, IMINE, and this is enamine. This is enamine and this is imine. लिख लो। इमाइन एंड एनामाइन, इसमें भी टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन है एक। NH2 का दूसरा वाला। तो जैसे अपन लिखते हैं ना इनॉल, तो वैसा इनॉल जैसा एनामाइन। So these are the two types of different types of tautomerism other than ketoenol. ठीक है, आगे बढ़े। I'll delete this now. अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो गया, अब अपन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कुछ पॉइंट्स है मेरे पास में, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप लोग क्या करो, ये पॉइंट्स लिख लो और ये पॉइंट्स लर्न कर लेना, फिर उसके बेसिस पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कुछ ट्रू फॉल्स सेंटेंसेस है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जैसे है। ये क्वेश्चंस आप लोग लिख लो, ट्रू और फॉल्स में लिख दे रहा हूँ आंसर्स। तो अभी आप लोगों को ये पॉइंट्स लिखने हैं और जो भी ट्रू वाले पॉइंट्स है उसको एज इट इज लर्न कर लेना, बेटर हो जाएगा अपने लिए।
ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स लिखे इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो. Please ask if you have any difficulties or doubts in these statements, in these sentences. If you have any difficulties, any concerns, please ask. नहीं तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी. ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये स्टेटमेंट्स लर्न ही कर लो. इसके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी वाले. So you are not audible. अब बेटर है, अब आवाज आ रही है? ठीक है, प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. ओके, ये आवाज नहीं आ रही सेंटेंसेस है. लिख लेना, लर्न कर लेना. चलो थ्योरी डिस्कस करते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कुछ क्वेश्चंस है, इसको डिलीट करेगा. यस सर. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. कितने लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाथ उठाए. अरे अरे हाथ सर उठाए. नॉट ऑडिबल. ये जो बोल रहे हैं नॉट ऑडिबल्स, प्लीज आप खुद का इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो. बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो द प्रॉब्लम मे नॉट बी एट माय एंड. प्लीज वेरीफाई. हाथ नीचे कर लो. थैंक यू वेरी मच. ये डैश वेज पे हाइड्रोजन लिखना, डैश वेज पे हाइड्रोजन लिखना, ये सीस है. ये सबको समझ में आया क्या? देखो, स्टेटमेंट लर्न करना. डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता और रिंग के रिस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है. Geometrical isomerism is possible with respect to the double bond and it is also possible with respect to ring. तो ये जो एग्जांपल है ये रिंग वाला है, इसका आप लोग ट्रांस बना सकते हैं. तो इसका पहले एक बार ट्रांस बना लो, फिर मैं बोर्ड पे बना के बता दूंगा. So you are not audible. Students who can hear me, please raise your hands. Please do not reply, just raise your hands if you can hear me. Okay, please lower your hands. Okay, let's move ahead. इसका आंसर, एक सॉलिड वेज पे हाइड्रोजन, इधर एक डैश वेज पे हाइड्रोजन, फिर इधर सॉलिड वेज पे मिथाइल ग्रुप लिख सकते हैं, ऊपर वाली कंडीशन में डैश वेज पे मिथाइल ग्रुप लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा ट्रांस, ये हो जाएगा सिस, और ये एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसके अबाउट होता है? डबल बॉन्ड के अबाउट होता है, रिंग के अबाउट भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट नहीं होता. ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट कंपाउंड जो रहता है वो लीनियर रहता है. Geometrical isomerism is not possible about double bond, about triple bond. It is possible only about double bond and ring structures. Statement लिख लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट लिखो जल्दी से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से. क्वेश्चन इज, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है क्या? यस और नो. आंसर देने के लिए हाथ उठाए, चिल्लाए नहीं प्लीज. Please raise your hands to give the answer. Question is whether this compound can show geometrical isomerism or not. Vedant CR7. नो No. Reason? सर वहाँ पे कंटिन्यूअस 2 डबल बॉन्ड है इसलिए. तो कंटिन्यूस 2 डबल बॉन्ड रहे तो नहीं होता क्या? नहीं होता क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? नहीं, उसका रीजन? हो जाते मतलब वो एक ही प्लेन में हो जाते. फिर वो जो एक ही- परपेंडिकुलर, मतलब जो दो एंड पे सी है वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक में के, तो फिर उनका डिस्टेंस सेम ही रहने वाले हैं हमेशा. डिस्टेंस सेम ही रहने वाला. वेरी गुड. डिस्टेंस इज सेम इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. तो सिर्फ 2 के लिए नहीं, 2, 4, 6, 8 जितने भी. ठीक है,
करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन. सिर्फ नॉट कंसेक्यूटिव है बट इवन नंबर ऑफ डबल. नॉट कंसेक्यूटिव में ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म शो होगा. अभी अपन वही चीज डिस्कस करने वाले हैं. Even number of consecutive double bonds, no GI. Odd number of consecutive double bonds, yes GI. GI is geometrical isomerism. Even number of consecutive, no GI. Odd number of consecutive, yes GI. फिर अभी जिन्होंने डाउट पूछा था उनके लिए क्वेश्चन. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्या, और अगर करेगा तो कितने जीआई बनेंगे इसके, ये कंपाउंड के कितने जीआई बनेंगे, ये क्वेश्चन है. ट्राई करो, सब लोग ट्राई करेंगे. आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे. डायरेक्टली आंसर मत दो प्लीज. शिवम, सर इज इट 4? 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, यही बोल रहे हो आप? करेक्ट आंसर. 4 ज्योमेट्रिकल सर आइसोमर्स. बोलिए सर. सर वो मिडल वाले 2C पे H रहेगा ना? हाँ रहेगा ना. तो 4 नहीं होंगे, 3 होंगे ऐसा लग रहा है ना. ठीक है, देखो कैसा है, 4 ही होंगे. इसके अबाउट सिस, इसके अबाउट ट्रांस, फिर इसके अबाउट सिस, इसके अबाउट सिस, इसके अबाउट ट्रांस, इसके अबाउट सिस और ट्रांस ट्रांस. तो सी टी, टी सी, टी टी, सी सी, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ते हैं. तो 4 जी आईज, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल. एक डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस रहता है, तो 2 डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 4 हो जाएंगे. लिख लेंगे इस चीज को. शिवम डाउट है क्या? यस सर. बोलिए सर. सर वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है एक बार बता दीजिए. हाँ मतलब अभी जब डबल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, डबल बॉन्ड के अबाउट या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा, बराबर. यस सर. तो पहले का सिस के साथ में दूसरे का सिस ट्रांस ले लिए, ऐसे बन गए 2. फिर पहले के ट्रांस के साथ में दूसरे के वापस रिपीट कर दिए, ओके है ना. ए बी 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 ए, तो हो गए 4. सही है, ठीक है. सर. हर बार फॉर्मूले वर्क नहीं करेंगे क्या? नहीं यार, मैं फॉर्मूले पढ़ाता ही नहीं हूँ और मैं फॉर्मूले रिकमेंड नहीं करता हूँ. सर हर हर बार बार बना बना के फॉर्मूले. देखना है. आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि हर बार बना बना के देखें, फॉर्मूले पे विश्वास ना करें, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं. और फॉर्मूले जब लर्न करते तो अगर सिर्फ आप फॉर्मूले लर्न कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है. फॉर्मूले के साथ उसका सिग्निफिकेंस भी लर्न करना. वो पी की पावर 2 की पावर p प्लस 1/2 वगैरह रहता है. तो कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसकी कंडीशन भी अगर अपन ने साथ में लर्न की है तो बेनिफिट रहता है. ऐसे सिर्फ फॉर्मूले लर्न करके नहीं होता. तो मेरा रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स के लिए ये रहता है कि हमेशा बना बना के देख लेना. अब जैसे इसमें कैसे बना के देखेंगे, अगर ये एम की जगह एच हो गया तो फिर ये तो कैंसिल हो गया ना. फिर इसमें सिर्फ 2 ही आंसर आएगा, क्योंकि एच एच सेम सेम ग्रुप आ गया. एच एच सेम यस सेम सर. ग्रुप आने की वजह से वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म उसके अबाउट शो नहीं होगा. ठीक है, तो हर बार बना के देखना, ये बेटर रहता है. ठीक है, आगे बढ़े. चलो आई डिलीट दिस. नेक्स्ट. अब वो ईजेड वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अपन ट्राई करेंगे. ये बताओ ई है या जेड है, और अगर पहले तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्या, हाँ. दूसरा, ये सिस्ट्रांस शो करेगा क्या, नहीं. ये ईजेड शो करता है.
अदिति अनम्यूट, डाउट। आंसर है कि डाउट है? सर आंसर है। ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट। सब लोग ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रख लेना ईजेड जो है वो सिस्ट्रान से अलग है। ठीक है, अब अपन इसका आंसर देखेंगे। अदिति आंसर? जेड। रीजन बताइए, आप एक्सप्लेन करें कैसा है आपका आंसर। सर प्रायोरिटी वाइज क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी और फ्लोरीन को सेकंड ड्यू टू एटॉमिक मास। एंड सिमिलर फॉर द कार्बन कार्बन 2 कार्बन, उसका फिर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी नीचे वाले को जाएगी और सेकंड ऊपर वाले को। और ठीक है, सेकंड और फर्स्ट ये सिस हो गए, मतलब सीस हो गए। हाँ, तो सीस जो रहता है जेड। वो जेड जैसा रहता है। करेक्ट आंसर। फिर इसका एक अपन दूसरा भी बना सकते हैं, तो वो दूसरे बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक कार्बन आइटम पे स्विच ओवर कर देंगे। दोनों कार्बन आइटम पे स्विच ओवर करेंगे तो सेम ही चीज बन जाएगी। तो यहाँ लिख लेना ई। तो ई और जेड ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। नंबरिंग वगैरह ध्यान से करना, नंबरिंग कर लेंगे। और वो नंबरिंग का सीक्वेंस को बोलते हैं CIP नंबरिंग। वही चीज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में भी यूज करते हैं अपन। तो लिख लो इस चीज को। आई विल वेट। चलो इसको डिलीट करें क्या, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदिति डाउट? सर बोलिए। सर लेकिन जेड को सिस नहीं बोल सकते ना? नहीं, जेड को सिस नहीं बोल सकते। जेड जो है वो सिस के जैसा है। हम समझने के लिए बोल सकते हैं जेड सिस जैसा, वन के सामने वन आ गया इसलिए। सिस का मतलब रहता है सेम सेम ग्रुप, सेम सेम ग्रुप और सेम सेम प्रायोरिटी में अंतर है। अगर हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आया तो सिस बोलना, हाइड्रोजन से अपोजिट हाइड्रोजन गया तो सिस बोलना, नहीं तो इजेड बोलना। ओके सर। तो जब अपन सिस्ट, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें अगर अपन नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कैसी आएगी, 1 1 2 2। तो ये वाली चीज भी क्या हो गई, ये वाली चीज सिस भी हो गई और ये वाली चीज जेड भी हो गई। तो एवरी सिस इज जेड बट एवरी जेड इज नॉट सिस। सिमिलरली ट्रांस को ई के साथ रिलेट कर सकते हैं। अदिति कमेंट करो, समझा क्या? यस सर। जो सिस है वो जेड है, लेकिन जो जेड है वो जरूरी नहीं कि सिस होगा। लिख लेंगे सब लोग। अच्छा पॉइंट है ये, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। वेदांत डाउट? सर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब डिफरेंस रहेंगे कि सेम ही रहेंगे ई और जेड में? डिफरेंट रहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट रहते हैं। फिजिकल क्या, कभी कभी तो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट देखने को मिल जाती। प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है, इसीलिए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इसीलिए तो आइसोमर्स है, राइट? सर बोलिए। सर मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा ना सेकंड वाले से? जेड का ज्यादा होगा ना ई से? अब वो इस केस में हो रहा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जेड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें देख लेते हैं, आपको क्यों लग रहा है कि जेड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सर क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी ना जेड में। हाँ, क्यों लग रहा है आपको पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है जेड में? मेरे को तो ई की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी लग रही है। देखो, क्लोरीन बड़ा है तो इथाइल ग्रुप बड़ा है, और बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट आ गए तो पैकिंग अच्छी रहती। बड़े बड़े ग्रुप एक ही साइड में आ गए तो हेवी बढ़ गया। समझा अदिति? यस सर। तो एक्चुअली कैसा रहता है, सिस्ट्रांस में अपन कमेंट करते, सिस्ट्रांस में कंपेयर करते, ई और जेड में एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि ई और जेड में जो नंबरिंग कर रहे हैं वो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। कभी भारी ग्रुप को, मतलब बड़ा ग्रुप को
छोटा नंबर भी मिल सकता है, छोटे ग्रुप को बड़ा नंबर भी मिल सकता है। तो पैकिंग हम Z की हमेशा E से अच्छी होगी या E की हमेशा Z से अच्छी होगी ऐसा कमेंट नहीं कर सकते। फिर उसमें और एक रीजन आप लोगों को पता है, कुछ भी हो जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एक्सेप्शन आ ही सकता है। ठीक है, तो हम सिर्फ ये बोलते हैं कि E और Z की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। कंपाउंड देख के अपन बता सकते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते। सेम थिंग फॉर सिस्टर्स ऑल्सो हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, D is for deuterium. Please try. Please attempt. D is for deuterium. वेदांत, Z। Z क्यों, रीजन बताइए। सर वो हायर पर ये ड्यूटेरियम का वेट ज्यादा है और वो उस साइड वाले में भी सेम वैसा ही ऑर्डर रहेगा, ठीक है, प्रायोरिटी। ठीक है, लेकिन अपन हर बार ऐसे डायरेक्टली वेट से कंपेयर नहीं करते, ध्यान दो। ये जो C डबल बॉन्ड सी है उसको अपन रीराइट करेंगे, फिर से लिखेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, ये ऐसे C डॉट 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 C करेंगे और इसको भी ऐसे डॉट 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 C करेंगे। ये जो डॉट 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 C मैंने ड्रॉ किए हैं, दीज आर कॉल्ड फैंटम कार्बन एटम्स। इसको फैंटम कार्बन एटम बोलते हैं, फेक कार्बन एटम्स है ये। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये तो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल इज बेटर देन फैंटम, इसीलिए ओरिजिनल वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा। हर बार वेट के रिस्पेक्ट में मत सोचना। इस केस में आ गया, जिस पे ज़्यादा कार्बन एटम्स वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, तो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला नीचे, ऊपर वाला कम प्रायोरिटी वाला, और ये चीज़ का नाम Z। इसका E तो भी वो अपन जो बना सकते फैंटम हैं। कार्बन से वो मतलब हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट करते क्या बस? हाँ, मतलब हाइपोथेटिकली कर रहे हैं ना, जैसे ऊपर देखो सेकंड में दिख कितने रहे, 2 ही कार्बन एटम दिख रहे हैं, लेकिन अपन को प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, इसलिए अपन ने उसको फैंटम कार्बन एटम जैसा कंसिडर किया। ठीक है, किसने पूछा था, रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, वेदांत बोलिए। सर कार्बन एटम ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा ना। हाँ, लेकिन अपन पूरे ग्रुप का मॉलिक्यूलर वेट नहीं देखते, अपन पहले एटम जो हिट कर रहा है हाँ, उसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, राइट। यस। ऐसा पूरा नहीं देखते, पहला कार्बन कार्बन है, डिसीजन नहीं ले पाए तो अगले पे गए, फिर डिसीजन नहीं ले पाए तो अगले पे गए। ऐसा पूरे ग्रुप का एक साथ नहीं कंपेयर किया जाता। ठीक है, ओके। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया EZ। वेदांत डाउट है क्या, वेदांत CR7। सर अगर उधर साइक्लिक स्ट्रक्चर रहा तो फिर मतलब ज्यादा सी कार्बन देखना है या मतलब फिर कैसे देखना साइक्लिक स्ट्रक्चर के हिसाब से? पहला ग्रुप हीटिंग देखना, एक साइक्लिक का एग्जांपल अपन ले लेंगे अभी। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड में तो फ्लोरीन को 1 नंबर मिलेगा, हाइड्रोजन को 2 नंबर मिलेगा, ये तो इजी है, सिंपल है ये चीज। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में पहला एटम हीटिंग कौन सा, पहला एटम हीटिंग कार्बन, तो कार्बन कार्बन डिसीजन नहीं ले पाए। फिर ये कार्बन देखा किससे अटैच्ड है, ये तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन ये वाला कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन्स। और ऊपर वाली कंडीशन में क्या है, 1 कार्बन नहीं, 2 कार्बन प्लस 1 हाइड्रोजन, और नीचे क्या है, 1 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन। तो ये 1 कार्बन कैंसल, 1 हाइड्रोजन कैंसल, तो फाइटिंग किसके बीच में हुई, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कार्बन जीत गया, इसलिए ऊपर जाएगा 1 और नीचे जाएगा 2, इसलिए ये चीज Z। किनका डाउट था साइक्लिक वाला। सर हाँ सर सर, लेकिन अगर नीचे अगर मतलब ब्यूटेन मतलब वो साइक्लिक ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन साइक्लिक रहा तो? नीचे साइक्लिक वाला ब्यूटेन लेना है।
हाँ ठीक है, ले लेते हैं। पहले सब लोग इसको लिख लो, फिर नीचे अपन साइक्लिक वाला ब्यूटेन ले लेंगे, ऊपर साइक्लिक वाला प्रोपेन ले लेंगे। सर बोलिए। सर अगर वो वैसे अपोजिट किए मतलब ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन और वो साइक्लोप्रोपेन लिए तो फिर ई कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ना? देखते हैं, पहले अपन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन लेके देखते हैं। अभी इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, पहले अपन लेफ्ट साइड में देखेंगे। लेफ्ट साइड में CH3 है नीचे और ऊपर C डबल बॉन्ड C है। तो देखो, पहला एटम हीटिंग, पहला एटम हीटिंग, डिसीजन नहीं ले पाए। इसके पास तो 3 हाइड्रोजन है, इसके पास एटलीस्ट एक कार्बन तो है, इसलिए ये 1 और इसलिए ये 2। किन का डाउट था? साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन वाला, साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन वाला। सर मेरा। हाँ वेदांत, ये बताइए लेफ्ट वाली चीज समझी क्या, 1 और 2? हाँ हाँ पहला हीटिंग दूसरा हीटिंग समझा क्या? हाँ हाँ वो समझ गया। बहुत बढ़िया। अब राइट में आप मेरी हेल्प करें। देखो, पहला हीटिंग कार्बन, पहला हीटिंग कार्बन डिसीजन ले पाए क्या? नहीं। हाँ। फिर ये कार्बन किसको अटैच्ड है? ये कार्बन गया ऊपर कार्बन को, तो इधर भी ऊपर हाँ कार्बन पे गए, डिसीजन ले पाए क्या? नहीं। आगे गए, आगे गए, डिसीजन मिला? नहीं। वापस घर पे आ गए, एक कार्बन मिल गया, ये जीत गया। हाँ इसलिए 1 और इसलिए 2, समझा? सर। हाँ सर। सर लेकिन हमको ऐसा मतलब भी बोला एक एक मतलब वो करके, जो। एक एक करके बात करो प्लीज। ये एक सेकंड वेदांत, एक सेकंड। ये जो दूसरे स्टूडेंट है, प्लीज हाथ उठाया करो और फिर ही बात किया करो। बोलिए वेदांत। सर लेकिन हमको पता था कि साइक्लोप्रोपेनॉल का ज्यादा रहता, नहीं साइक्लोप्रोपेन का ज्यादा रहता, मतलब उसको 1 बोलते हैं। साइक्लोप्रोपेन को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी साइक्लोब्यूटेन पे? हाँ क्योंकि सर मतलब उन्होंने बोला था कि मतलब वो रोटेशन होने के बाद जो पहला सी था वापस उधर ही आ रहा, मतलब वही सी मिल रहा, तो फिर वो वाला प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा। ऐसा पढ़ाया गया है क्या? हाँ सर मतलब ऐसा बताया था हमको, तो फिर मतलब वो राइट रहता क्या मतलब? हम्म, मैं देख के कमेंट करूंगा यार, चलेगा क्या? हाँ ठीक है सर। ठीक है, जैसे अगर आप बोल रहे हो। हाँ। हाँ हुआ था, पेस में हुआ था क्या? हाँ पेस में। ठीक है, मैं एक बार देख के कमेंट करूंगा, रीजन के साथ में, चलेगा? हाँ ठीक है सर। ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे ये, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर हाँ लेना ठीक। मेरे को। हाँ ठीक बट है सर। बट एज ऑफ नाउ, जहां तक मुझे लग रहा है कि नीचे वाले साइक्लोब्यूटेन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, अकॉर्डिंग टू माय प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ज्यादा कार्बन एटम्स है नीचे वाले में। आपका जो पॉइंट बोल रहे हो वो लॉजिकल लग रहा है मेरे को, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं कमेंट करूंगा, नहीं तो मैं अभी कमेंट कर देता था, मेरा सही है। तो आई विल लुक इनटू दिस। ठीक है वेदांत? यस सर। ठीक है, वो कौन से दूसरे स्टूडेंट थे कमेंट कर रहे थे, प्लीज बता दो क्या डाउट है। no, so continue. ओके You सर, can ओके ओके, थैंक यू। continue. अदिति Sir, sir, बोलिए। are there engineering students also? Because in our lecture, PACE lecture for medicals, we haven't told like that. आपके बैच में ऐसा कुछ बताया तो, आपके बैच में ऐसा उल्टा बताया गया था कि इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था? सर कुछ भी नहीं। हाँ, तो कुछ भी अगर नहीं बताया गया तो वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। कैसा है कि देखो, अभी मैं आपको एक छोटा सा साइंस का कंसेप्ट बताता हूँ, लाइक हाइपोथेसिस का एक छोटा सा, मैं 1 मिनट में कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। क्या रहता है? फॉल्सिफाइबिलिटी रहता है। अब जैसे मैं अगर बोलूँ, अब जैसे आज अकोले में बारिश हुई थी, है ना, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आज अकोला में धूप नहीं पड़ी, इसका ये मतलब नहीं है कि बारिश हुई, बदली बदली भी हो सकती है ना। जब तक ये बोल दे नहीं कि बारिश हुई थी या बारिश नहीं हुई थी, तब तक अपन 100% श्योर नहीं हो सकते। तो धूप नहीं थी, दिस डज नॉट इम्प्लाई कि बारिश हुई करके। अदिति, ये जो मैंने बोला समझा क्या? यस सर। तो आपके बैच में इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि अब वो टीचर टू टीचर वेरी करता है ना। आई एम श्योर मेडिकल में अलग टीचर पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग बैच में आप लोगों के बैच में अलग टीचर ने पढ़ाया होगा। तो कोई टीचर ये कंसेप्ट डिस्कस करते हैं क्लास में, कोई टीचर नहीं करते हैं, राइट?
तो अगर आपके क्लास में ऐसा अपोजिट डिस्कस हुआ है तो अपन डिसीजन लेंगे, अगर आपके क्लास में कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है तो आपकी क्लास के लिए दिस इज स्टिल ओपन टू इंटरप्रिटेशन। अदिति क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, सर, तो हाँ बोलिए सर, वेदांत। सर वो सर ने बोला था कि मतलब ये मतलब सिर्फ एडवांस का ही कंसेप्ट है पूरा मतलब। हाँ तो वो इसलिए भी उन्होंने डिस्कस सिर्फ एडवांस के बैच में किया होगा, बट मेरे को लग रहा है कि नीचे वाला ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है, फिर भी मैं एक बार देख के कमेंट करूंगा। ओके सर। आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज लिखेंगे और आपका नाम लिखेंगे वेदांत CR7 साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन, ऐसा मैसेज करेंगे आप हाँ मुझे। ठीक। थैंक यू। हाँ सर बोलिए। सर ऐसे क्वेश्चंस मेडिकल में नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में भी नहीं आएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए आगे। ओके, तो इस पे मुझे कमेंट करना है, ये वाले साइड पे, लेफ्ट साइड वाला तो करेक्ट है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। इसका और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। ऑप्टिकल बिफोर गोइंग टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अपन और एक डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो वो जो लोग बोल रहे थे ना कि वो पूरे ग्रुप का वेट देखना है जैसे, अब बताओ, अब बताओ ये सीस होगा कि मतलब ई होगा कि जेड होगा? प्लीज ट्राई, सोच के सॉल्व करेंगे। प्लीज ट्राई। अदिति आंसर। जेड। जेड। हाइड्रोजन को क्या नंबर दिया आपने? सेकंड। सेकेंड। और ये बड़े से ग्रुप को क्या नंबर दिया? सेकंड। बड़े से ग्रुप को भी सेकंड नंबर दिया। इसको 1 मिलेगा ना, फर्स्ट। ये कार्बन के रिस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा, समझा? यस सर। हाँ, और ये डी और OH में? ओ को फर्स्ट और डी को सेकंड। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ गया? जेड। जेड, वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरा। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने, आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। वेदांत, रीजन? सर क्लोरीन को सेकंड प्रायोरिटी, ब्रोमीन को फर्स्ट और OH को फर्स्ट। ठीक है, अब शिवम अनम्यूट। शिवम P03055। हाँ सर, आपका डाउट बताइए। वाला एक्सप्लेन करिए क्या? सर, येलो वाला साइक्लोहेक्सेन वाला एक्सप्लेन करना है कि ओपन चेन वाला एक्सप्लेन करना है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन वाला देख लो एक बार सब लोग जल्दी से। हाइड्रोजन को 2 मिलेगा, ये जो कार्बन एटम है ये जिसको मैंने एरो से मार्क किया है उसके ऊपर अबाउट सोचो। बड़ा सा ग्रुप 1 नंबर, हाइड्रोजन 2 नंबर, OH ग्रुप 1 नंबर, ड्यूटेरियम 2 नंबर, तो 1 के साथ में 1, 2 के साथ में 2, तो आंसर लिख दिया जेड। समझा शिवम? यस सर। ठीक है, अब ये नीचे वाला कंपाउंड देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने ये कार्बन वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने ये वाले ग्रुप को 1 नंबर दिया होगा और OH ग्रुप को 2 नंबर दिया होगा। तो वो लोग ध्यान से सुन ले कि पूरे ग्रुप के वजन के बारे में नहीं सोचते, जो एटम हिट हो रहा है उसके वजन के बारे में सोचते। तो ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन हो रहा है, तो ऑक्सीजन ने ही डिसीजन दे दिया, इसलिए ऊपर वाले ग्रुप को 1 नंबर मिल गया। इसका आंसर आ जाएगा ई। इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपना डिस्कस हो रहा है। Please ask if you have difficulty in this question. No doubts? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही R और S वाली चीज। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे इंटरेस्टिंग है, अगर अपने पास में ऐसा RR है और ये RS है तो ये रहता है डायस्टीरियोमर। ये भी आप लिख लो, ये लिखवा देते हैं यार, ये इंपॉर्टेंट है।
ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और जैसे अगर दो कंपाउंड आमने सामने में रख दूं और फिर ये है ए बी और ये है कार्बन एटम ए और बी, फिर उसके अबाउट अगर आर के सामने आर है और आर के सामने एस है तो वो बन जाता है डायस्टेरियोमर। सेम थिंग फॉर एस के सामने एस, एस के सामने आर, लेकिन आर के सामने एस, आर के सामने एस आ गया तो इनान, और वैसा उल्टा भी आर एस एस आर, आर एस एस आर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लेंगे सब लोग। सर नॉट ऑडिबल। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स। अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो। जैसे ये कार्बन एटम है दो, और ये दो कार्बन एटम है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, तो आर आर के सामने आर एस आ गया तो डायस्टेरियोमर, एस एस के सामने एस आर आ गया तो भी डायस्टेरियोमर। और एनाइसोमर कौन सी कंडीशंस में आता है, तो वो अपन ने यहाँ पे लिखा है, इसके लिए भी एनाइसोमर। तो अब लिख लो ये, दिस इज द केस ऑफ टू कायरल कार्बन एटम्स। सर डाउट। बोलिए अदिति। सर फर्स्ट वाली केस को इपीमर्स बोल सकते? एपीमर्स बोल सकते क्या? क्या होता है एपीमर? एपीमर का डेफिनेशन बताए। सर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बट डिफरेंस ऑफ ओनली वन कंपाउंड मीन्स वन ग्रुप। डिफरेंस ऑफ ओनली वन ग्रुप, हाँ बराबर बोल सकते, करेक्ट है, परफेक्ट। एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया और एक कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट रह गया, करेक्ट है, एपीमर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। वेदांत, वेदांत प्लीज आस्क। सर एक क्वेश्चन में डाउट था। बोलिए सर। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूँ क्या वो क्वेश्चन? ठीक है, भेज दो। सर यस अदिति बोलिए। सर आर यू डीलिंग विथ हाइड्रोकार्बन टुडे? इच्छा तो है, बट देखते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट। अपन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे फिर, आप लोग थोड़ा टाइम देना मेरे को। यस सर। सर आपको भेज दिया। तीन कैरल कार्बन है इसमें। ठीक है, ये बोर्ड पे बनाते हैं क्वेश्चन। एक्चुअली देख लो, एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। ये जो है ये कायरल कार्बन नहीं है, तो इसमें सिर्फ ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है, तो आंसर आ जाएगा 4। पूछा है कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे इस चीज के, तो ऊपर वाला कायरल कार्बन, नीचे वाला कायरल कार्बन, तो ऊपर वाले का जब आर रहेगा, नीचे वाले का एस रहेगा, ये एक केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, और ये चौथा केस। दीज आर द 4 केसेस। ठीक है सर, वेदांत रिप्लाई। हाँ सर। नहीं सर, मुझे लगा कि मतलब वो दोनों ऊपर वाले सिमेट्रिकल है तो फिर मतलब उनका एक कम हो जाएगा। नहीं, वो बीच में है ना, इसलिए कम नहीं करने का। अगर वो सिमेट्रिकल रहे तो वो मीजो वाली कंडीशन कब रहती, जब दो कायरल कार्बन रहे और बीच में ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहा तो।
ठीक है। ओके आपका सर। हाँ आपका पॉइंट अच्छा था, अगर वो बीच वाला सी पूरा ही डिलीट कर दो तो फिर 3 आएगा। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन ऐसा है, हाइड्रोकार्बन भी क्या, ये तो अभी अपन पहले जीओसी देखते हैं, और जीओसी में भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। सर हाँ बोलिए अदिति। सर हाइड्रोकार्बन आप डिटेल में लेंगे? डिटेल में लेंगे ये आप बताइए डिटेल में लेना है क्या? यस सर। तो फिर ठीक है, देखते हैं, करेंगे अपन डिटेल में करेंगे। ये आप लोगों का जो वीकली टेस्ट रहता है कौन से तारीख को रहता है, कौन से डे ऑफ द वीक को रहता है? सैटरडे। सैटरडे को रहता है। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, ठीक है, अभी तो जीओसी करते हैं, पहले कर लेंगे अपन, थोड़ा एक एक्स्ट्रा टाइम दे देना यार, फिर 9 PM के बाद 10 to 11 वगैरह बैठ जाना कल। 10 तो लेट हो जाएगा, 9:30 आ जाना। शिवम अनम्यूट, कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? और सर थर्सडे को ले सकते क्या आप एक्स्ट्रा क्लास अगर आपको लेना? क्यों, कल क्या प्रॉब्लम आ गया? सर कल नहीं सर, कल क्योंकि वो एडीटी है हमारी इसलिए। कल Sir, ईडीटी है। but EDT in 5 to 8 na, so we can see it from 10 to 11. ईडीटी में 5 to 8 है, और फिर उसके बाद रिवीजन क्लास भी है, सर रिवीजन क्लास है 6 to 9 मैथ्स का। और 5 to 8 ईडीटी है। सर वो मेडिकल और इंजीनियरिंग का शायद थोड़ा डिफरेंट है इसलिए। अच्छा, ऐसा भी है ना, कल ईडीटी है। ठीक है, देखते हैं, करते हैं कुछ ग्रुप पे अपन अपडेट कर देंगे इसके रिगार्डिंग। देखो एक्चुअली कैसा है, माय इंटेंशन इज कि अगर अपन कल ले और परसों फिर एक और दिन की जरूरत पड़े तो थोड़ा बेटर रहेगा। Yes sir. नहीं लेकिन कल ठीक है, देख थर्सडे मैं ग्रुप पे मैं डिसाइड करता हूँ, मैं ग्रुप पे बताता हूँ। अभी अभी ऑप्टिकल तो हो जाने दो पहले, ऑप्टिकल हो जाने दो, उसका जीओसी हो जाने दो, फिर हाइड्रोकार्बन देखते हैं, कर लेंगे हाइड्रोकार्बन भी, एक्स्ट्रा टाइम बैठ जाएंगे अपन। ठीक है, ये आर है और ये एस है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनांशियोमर हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये आर, ये भी आर, ये क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये एस ये भी आइडेंटिकल हो जाएंगे, लिख लो इसको, आर आर आइडेंटिकल, एस एस आइडेंटिकल, आर एस इनांशियोमर। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, ये तो इजी है। कुछ फीचर प्रोजेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना, लर्न कर लेना, ऑलरेडी पॉइंट्स पता होंगे बट रिवाइज कर लेते हैं। लिख लो, पॉइंट्स लिख लो, लर्न कर लेना।
वेदांत, वेदांत प्लीज आस्क। सर मुझे वो फिशर और मतलब वो न्यूलैंड मतलब वो न्यूमैन बना के जो प्रोजेक्शन बनता ना, तो मैंने आपको वो पहले भी डाउट पूछा था, वो उसका डाउट था। न्यूमैन से फिशर बनाना है? नहीं नहीं सर, मतलब मैंने आपको पहले क्वेश्चन भेजा था वो जिसमें वो NH2 का और एनिसिल का ग्रुप था, फिनाइल का भी। ठीक है तो फिर। सर मैं आपको वापस से भेजूँ क्या वो क्वेश्चन? हाँ सर मतलब भेजो उसका वो, भेजो हाँ भेजो ठीक है भेजो, फिर से भेजो। अदिति, सर थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे? आउट ऑफ द प्लेन मतलब अभी जैसे ये फिशर प्रोजेक्शन है, तो ये है ABCD, तो इसका आउट ऑफ द प्लेन मतलब ऐसा फ्लिप कर देना। आउट ऑफ द प्लेन कैसे फ्लिप करते हैं? A और C कांस्टेंट रखा और B की जगह D आ गया और D की जगह B आ गया। बात वही है कि अपन ने दो ग्रुप एक्सचेंज किए, लेकिन ऐसा फ्लिप कर दिया ना, जैसे मान लो अपन ने टेबल पे हाथ रखा है और जो व्हाइट वाला रीजन है हाथ का वो टेबल पे टच हो रहा है, और फिर अपन ने हाथ को 180 डिग्री घुमा दिया, तो उसको आउट ऑफ द प्लेन बोलते हैं। समझे आदित्य? यस सर। ठीक है। वेदांत आपका फोटो आ गया यहाँ पे। अच्छा हाँ, इसको न्यूमैन में ये सिखाना है क्या, कैसे करे? नहीं सर, ये डाउट था मतलब वो वाला। ये मतलब आप पूछ रहे हो ये सही है कि गलत है, ऐसा? ऐसा मतलब वो बन नहीं रहा था मतलब। सर वो बता देंगे एक बार? हम्म। कंपाउंड बना रहे हैं दो कायरल कार्बन से, PHOH NH2। ये क्या है? AN क्या है वो? A लिख देते, कुछ तो भी चलने का। एनिसिल। ठीक है, A लिख दिया। हाँ, अभी इसका अपने को न्यूमैन बनाना है। ठीक है, तो अब इसका न्यूमैन कैसे बन रहा है इधर देख लो। तो अपन नीचे से देखेंगे, यहाँ से NH2 लेफ्ट साइड में, तो NH2 लेफ्ट साइड में, CH3 ऊपर, क्योंकि CH3 ऊपर, राइट साइड में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे OH और इसके पीछे A। ये लग रहा है मेरे को। फिर आपने A नीचे ले लिया, पीएच किधर है इसमें? हाँ ये पीएच है, तो ये पीएच यहाँ आएगा। तो हाँ सर सही है। वेदांत आपने जो फोटो में भेजा है वो करेक्ट है, और ये वाला मैंने इसका बनाया। सर सर हम्म। सर लेकिन इसमें वो जो मतलब वो पिना कॉलम करना था ना इसमें, तो फिर इसके लिए वो फिनॉल के नीचे OH नहीं तो NH2 आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा। तो एक कोई तो भी कार्बन एटम को 120 डिग्री से घुमा दो, सामने वाले कार्बन को घुमा लो या पीछे वाले कार्बन को घुमा लो। चलो अपन क्या करेंगे, आपने जैसा बनाया है तो पीछे वाले कार्बन को 180 डिग्री से 120 डिग्री से घुमा दो, तो ऊपर वाला कार्बन एज इट इज रहेगा। तो ऊपर वाले कार्बन में इधर लिखा CH3, इधर लिखा NH2, इधर लिखा हाइड्रोजन, और फिर वो पीएच जाएगा इधर, OH जाएगा इधर, और AN आएगा नीचे। वेदांत कमेंट हाँ सर, हाँ हाँ समझ गया। जम गया, आ गया? हाँ हाँ सर समझ गया। ठीक है, अब बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये जो इन्होंने अभी भेजा है। PH ABCD भी लिख सकते हैं अपन, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। इसका आप लोग न्यूमैन बनाना ट्राई कर लो। सिर्फ करना क्या होगा, यहाँ से देखने का, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बस ऐसा गोला बनाने का, उसमें ऐसे सामने के गोले लगाने का। ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको ट्राई कर लो। आज भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे अपन, अभी आज काम थोड़ी है, इसके बाद 9 बजे के बाद में लोगों को थोड़ा एक 15-20 मिनट आज एक्सटेंड कर लेंगे, थर्सडे मिल लेंगे, कवर हो जाएगा अपना ठीक से। इसका ट्राई कर लेंगे सब लोग अभी। सर बोलिए। सर अगर वो जो रेड मार्कर से आपने लिखा है ना, अगर वो मतलब 60 डिग्री से रोटेट किया जाए तो?
चलता ना 60 डिग्री से रोटेट किया गया तो एक्लिप्स वाला बनेगा, 120 डिग्री से रोटेट किया तो स्टैगर्ड वाला बनेगा, स्टैगर्ड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा। वो वेदांत ने बोला था कि NH2 और OH साथ में चाहिए, इसलिए मैंने 120 डिग्री से घुमाया। अब मैंने 120 डिग्री से घुमा के जो लाल किया उसको आप और 60 डिग्री से घुमाओगे तो NH2 के नीचे OH आ जाएगा, हाइड्रोजन के नीचे A आ जाएगा और मिथाइल के नीचे PH आ जाएगा। बराबर है अदिति? यस सर, तो स्टेबल कौन सा होगा? स्टेगर्ड वाला हमेशा स्टेबल रहता, छुपे हुई चीज अनस्टेबल, इक्लिप्स वाला अनस्टेबल, फैला हुआ ज्यादा स्टेबल ऑलवेज। ठीक है? यस सर। ओके, नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे अपन। तो इधर से देखना, इधर से CH3 इधर लग जाएगा CH3, NH2 इधर है और फिर H इधर है, H के पीछे A आ गया, इसके पीछे OH आ गया और ये PH ऐसा नीचे आ गया। हो गया, इसको लिख लो, आंसर लिख लो, घर पे एक बार और ट्राई कर लेना। चलो आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म होता है, अभी अपन GOC स्टार्ट करेंगे। तो GOC में सिंपल सिंपल चीजें, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह, तो वो इफेक्ट्स अपन नहीं देखेंगे, अपन काम की चीज देखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर। उसके बेसिस पे अपन डिसीजन लेंगे, उसके बेसिस पे अपन इंडक्टिव, रेजोनेंस, ये सारे इफेक्ट्स रिवाइज करेंगे। ये दो स्टेटमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, इसको लिख लो। अगर आप लोग लिखे होंगे पहले से पता होगा फिर भी लिख लो, क्योंकि इसी के बेसिस पे अपन एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर डिफाइन करने वाले। प्लीज राइट इट डाउन। चलो डिस्कस करें आगे, लिख ले पॉइंट, क्वेश्चन देखेंगे। आंसर लिखा मैंने बेसिक कैरेक्टर का, C इज मोर बेसिक देन B, B इज मोर बेसिक देन A, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर, मोर इज द प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर। बताइए शिवम। सर ये चैप्टर में जो ऑर्डर दिए, मतलब प्लस है माइनस है, प्लस और माइनस है, हाँ कि वो याद रखने की जरूरत है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको लर्न कर लेना, घुट लेना उसको, जो ऑर्डर लिखवा के दिया है, किसका प्लस आर ज्यादा, किसका माइनस आई ज्यादा, किसका माइनस आर ज्यादा, किसका प्लस आर ज्यादा, प्लस आई वगैरह, वो सारे ऑर्डर्स लर्न करना। ठीक है, वो सॉल्व करते करते आ भी जाता समझ में, लेकिन उसको लर्न करना और फिर समझ, ये मत सोचना कि वो तो प्रैक्टिस करते करते आ ही जाएगा तो लर्न करने की जरूरत क्या है, उसको लर्न करना और फिर प्रैक्टिस करना। अदिति सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर प्लस का इफेक्ट बेंजीन का ज्यादा होगा कि 3 डिग्री कार्बन का?
मेरे को लग रहा है 3 डिग्री कार्बन का ज्यादा रहना चाहिए प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है। बेंजीन जनरली माइनस आई लगाता है, तो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ना इंडक्टिव ना, यस सर। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री वाले कार्बन का ज्यादा रहेगा बेंजीन से। और सर बेंजाइल से? बेंजाइल बेंजीन एक ही बात हो गई ना, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि ये जैसे ग्रुप है, अब ये बेंजीन ने किसी ग्रुप के ऊपर इफेक्ट लगाया है तो ये माइनस आई लगा रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ, तो बेंजीन का माइनस आई मतलब ही बेंजाइल ग्रुप का, यही ना बेंजाइल की बेंजीन के ऊपर CH2 वाला ग्रुप बोल रहे हो आप? सर बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी बोल रहे हो कार्बोकेटाइन की कि क्या बोल रहे हो मतलब? सर प्लस आई इफेक्ट। बेंजीन का माइनस आई लगता, बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट लगता, लेकिन बेंजीन का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि उसमें रेजोनेंस मिल रहा है। ठीक है, ओके सर। आपको ये क्लिक हो रहा है क्या कि आपको ये पता है क्या कि रेजोनेंस की ऑर्डर इंडक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेते हैं? यस सर। हाँ, आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन इंडक्टिव से स्टेबिलाईज्ड है? यस सर। हाँ, आपको ये क्लिक हो रहा है क्या कि जो बेंजीन वाला कार्बोकेटाइन रहेगा वो रेजोनेंस से स्टेबिलाईज रहेगा? यस सर। तो भले ही बेंजीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है लेकिन उसका रेजोनेंस का प्लस आर इफेक्ट है। सही है, यस सर। तो इसलिए बेंजीन का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। ओके, यस सर। ठीक है। अदिति इधर राइट साइड में देखो नीचे, बताओ इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन, पी और क्यू में? फर्स्ट वन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। रीजन बताए? सर मोर द एस कैरेक्टर। रेजोनेंस है यहाँ पे, मोर द एस कैरेक्टर नहीं। रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, सर हम हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp2 ही है ना। कार्बोकेटाइन यहाँ पे भी sp2 ऊपर वाले में, कार्बोकेटाइन नीचे भी sp2। कार्बोकेटाइन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाए, यहाँ पे रेजोनेंस के बेसिस पे डिसीजन लिया। नीचे वाले कंपाउंड में हेल्प मिल रही है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ऊपर वाले कंपाउंड में हेल्प मिल रही है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। ठीक है अदिति, यस सर। समझ रहा है आपको ये चीज? यस सर। ठीक है, लिख लो। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट Q वाले में, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट P वाले में। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट Q, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट P, इसलिए P का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, Q का कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल। बेंजीन में लग रहा है माइनस आई और बेंजीन के ऊपर प्लस CH2 पे लग रहा है पॉजिटिव रेजोनेंस, इसलिए रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको करें डिलीट। ये बेसिक कैरेक्टर समझा क्या सबको? ये जो अमाइन वगैरह 3 अमाइन बना है CBA, इसका बेसिक कैरेक्टर में कोई डाउट है तो पूछ लो। प्लीज आस्क इफ यू हैव सर डाउट इन दैट। वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस इज नॉट क्लियर, हेलो, अब ठीक है? यस सर। ओके, तो ये बेसिक कैरेक्टर समझ गया सबको? किसी को डाउट है तो हाथ उठा के पूछ लो। नहीं है, ठीक है, आगे। अब ट्राई करो इसको, ABC प्लीज ट्राई। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताए। अदिति आंसर? B is greater than A is greater than C.
अपोजिट आंसर है, सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से सोचो, ये वाला sp3, ये वाला sp2 और ये वाला sp वाला, तो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट लिख लेंगे और एक क्वेश्चन बना लेंगे। इसको लिख लो, रीजन लिख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, इसको करते हैं डिलीट, लेट्स मूव अहेड। तो एसिडिक कैरेक्टर में अपन क्या लिखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर में लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। और बेसिक कैरेक्टर में अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आर। बाय द वे बिफोर आई फॉरगेट, आप लोगों के लिए एक सजेशन है, अगर जीओसी अच्छे से प्रिपेयर करना है तो अभी NB13 बैच में मेरा जीओसी टॉपिक चल रहा है, आप लोगों के जूनियर्स वाले बैच में, उसके रिकॉर्डिंग्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ रेगुलरली। तो अब तक कुछ 10 या 11 या 12 लेक्चर्स हो गए जीओसी के। आप लोग वो लेक्चर्स फास्ट ट्रैक मोड में देख सकते हैं, 1-1 घंटे का लेक्चर है, आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के थोड़ा स्किप करके देखेंगे तो 10-10, 15-15 मिनट में भी एक लेक्चर हो जाएगा। एक आर्टिकल एक लेक्चर में कवर किया गया है। तो जैसे एसिडिक कैरेक्टर का एक लेक्चर है, बेसिक कैरेक्टर का एक लेक्चर है, तो वो आप 10-10, 15-15 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं जीओसी वहां से। अगर कुछ और ज़्यादा क्लास इलस्ट्रेशंस के साथ में आपको रिवाइज करना है तो वो वाले लेक्चर्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर, बेसिक कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर। ठीक है, और जितने ज़्यादा कार्बन आइटम्स रहेंगे आजू बाजू में, उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी रहेगा, राइट। तो अपन वो भी पॉइंट लिखेंगे। ये पॉइंट्स लिख लेंगे सब लोग, प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी लिखे। प्लीज राइट डाउन।
फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में भी एक बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है मेरा NB13 बैच में. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप लोग वो लेक्चर देखें, उसको सुने. 10-15 मिनट्स में हो जाएगा, 1 घंटे का लेक्चर. फास्ट ट्रैक मोड में आप सुन सकते हैं. थोड़े से उसमें बातें वगैरह भी करता हूँ, तो उतना स्किप करके आप आगे आगे बढ़ के 10-15 मिनट्स में पूरा रेजोनेंस कंसेप्ट उसमें से रिवाइज कर सकते हैं. इट इज जस्ट माई रिकमेंडेशन टू दो स्टूडेंट्स जिनको GOC और अच्छे से रिवाइज करना है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दीज 3 आवर रिविजन लेक्चर्स. ठीक है, आई होप ये पॉइंट लिख लिया होगा सबने. फिर अब इसके बाद इसमें GOC में और क्या है, एक सेकेंड प्लीज वेट. हाइपर कॉन्जुगेशन. सर एरोमेटिसिटी भी है ना? ठीक है, एरोमेटिसिटी भी कर लेंगे. बारह अल्फा हाइड्रोजन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन, उसके बाद 9 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 6, फिर 3 और फिर 0 अल्फा हाइड्रोजन वाला इथीन. दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स विथ रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो रहता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है. दिस इज अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन. और AER HI भी अपन ने रिवाइज कर लिया. अभी हम लोग एरोमेटिसिटी भी देख लेंगे. इसको लिख लो पहले, देन वी विल डिस्कस अबाउट एरोमेटिसिटी. चलो लेट अस मूव अहेड. एरोमेटिसिटी देखेंगे. एरोमेटिसिटी में होता है हकल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. System must be planar. System must be in conjugation. Conjugation का मतलब ही रेजोनेंस है. और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे रीजन में आना चाहिए. इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन एंटायर कंपाउंड. पूरे कंपाउंड पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है तो ही अपन उसको बोलते हैं कि एरोमेटिसिटी आ गया. फिर इसी में एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स. उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक. एंड इसके अलावा जो कुछ भी वो है नॉन एरोमेटिक. तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक. ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर. दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर. एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक लास्ट स्टेबल. एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है इवन दो उसमें रेजोनेंस है. उसमें रेजोनेंस होने के बावजूद एंटी एरोमेटिक जो है वो अनस्टेबल है.
एंटी एरोमेटिक इज अनस्टेबल इवन दो इट हैज रेजोनेंस, उसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, इसके बावजूद एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है। लेट्स मूव अहेड। एनी डाउट्स इन दिस? इसके अपन एग्जांपल ले लेंगे। ये बताओ एंटी एरोमेटिक है क्या, एरोमेटिक है क्या, नॉन एरोमेटिक है क्या है, बताओ, ट्राई करो। प्लीज ट्राई। आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। वेदांत आंसर देंगे? ए नॉन एरोमेटिक। रुक जाओ, रीजन भी बताओ। सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नहीं 4 पाई नहीं, ये इसका रीजन है sp3 होने की वजह से आउट ऑफ द प्लेन चला गया। सिस्टम इज नॉट प्लेनर। 4 पाई की बात ही नहीं करते। 4 पाई है, 4n+2 पाई है, वो लास्ट में देखते। ठीक है वेदांत? यस सर। ठीक है, बी का आंसर बताने के लिए हाथ उठाए। श्रेया? एंटी एरोमेटिक। नॉन, ये एरोमेटिक है। इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में पार्ट लेता। लिख लो, नाइट्रोजन का लोन पेयर इज टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, सो दिस विल बी एरोमेटिक। सर बोलिए। सर फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं? क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन है ना, sp3 कार्बन एटम आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। रेजोनेंस पूरे रिंग में नहीं है ना, रेजोनेंस सिर्फ इतने रीजन में ही है, बराबर? यस सर। तो ये जो 2 कार्बन एटम्स है ये sp3 है, बराबर? यस सर। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, ये सबसे पहली कंडीशन है, राइट? यस सर। हो जाएगा? यस सर। ठीक है, सी का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। वेदांत मिश्रा? एंटी। एंटी एरोमेटिक, करेक्ट आंसर। डी का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। श्रेया? एरोमेटिक। कौन है ये? कौन थे भैया ये? प्लीज हाथ उठा के आंसर दिया सर करो। एंटी एरोमेटिक। डी वाला एरोमेटिक है, लिख लो। डी वाला इज एरोमेटिक। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता। क्या बात कर रहे हो सर, कभी लोन पेयर को रेजोनेंस में डाल रहे हो, कभी नहीं डाल रहे हो। अगर डबल बॉन्ड है रेजोनेंस के साथ में तो वो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेता। इधर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए लोन पेयर पार्ट लेता। लिख लेना ये छोटा सा पॉइंट। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेगा, दूसरा नहीं लेगा। और डबल बॉन्ड नहीं है तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेता।
डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेता, लोन पेयर नहीं लेता, और डबल बॉन्ड नहीं है स्ट्रक्चर पे तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेता। ठीक है, डी हो गया, डी वाला आंसर एरोमेटिक। ई आंसर देने के लिए हाथ उठाए अदिति, एरोमेटिक। करेक्ट आंसर। एफ आंसर देने के लिए हाथ उठाए विवेक, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ये कार्बन आइटम sp3 है, आउट ऑफ द प्लेन चला गया। जी कंपाउंड आंसर देने के लिए हाथ उठाए विवेक, आप ही बता दो जी वाला भी। एंटी एरोमेटिक। करेक्ट आंसर, जी वाला इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एरोमेटिक एरोमेटिसिटी कंसेप्ट हो गया। जीओसी में अगर किसी को और कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स इन जीओसी। जीओसी में किसी को कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। प्लीज अपनी जिंदगी का 1 घंटा मेरे को दे दो, थर्सडे इवनिंग 9:30 to 10:30 PM। थर्सडे इवनिंग 9:30 to 10:30 PM दे दो, अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। देखते कितना कवर होता है, फिर आगे और कंसिडर करेंगे और क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स में थोड़ा आप लोगों का हेल्प कर दूँ, इसलिए अपन थर्सडे को एक एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल करते हैं 9:30 PM to 10:30 PM। अदिति बताइए। सर एक डाउट था। बोलिए। सर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स इन 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सिन कैसे निकालेंगे? 4 आएंगे उसमें। ठीक है, देख लो बोर्ड पे लिखते हैं। 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सिन, तो साइक्लोहेक्सिन है कि साइक्लोहेक्सेन है? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन। तो ये देखो, ये क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन आ गया, बराबर 3 आएगा इसका आंसर। ये दोनों कायरल कार्बन दिख रहे हैं क्या? यस सर। तो 2 कायरल कार्बन अगर रहे तो 2 की पावर 2 मतलब 4 लिखते, बराबर। यस सर। लेकिन इसमें एक मीजो कैटेगरी आ जाएगा तो उसकी वजह से आंसर 3 आएगा। ये समझता है मीजो कैटेगरी? यस सर, सिमेट्री आ जाएगी। हाँ, एक कंपाउंड में सिमेट्री आ जाएगी। तो एक कंपाउंड में सिमेट्री आने की वजह से उसमें से प्लेन और सिमेट्री अंदर से पास करेगी, तो एक कंपाउंड का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जो अपन लिखते हैं ना, अपन क्या लिखते हैं, आर आर, आर एस, एस आर और एस एस, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? तो ऐसे 4 यस कंपाउंड सर। बताते हैं, लेकिन फिर जिसमें मीजो आ जाता उसमें दूसरा और तीसरा सेम सेम हो जाता, इसलिए टोटल आंसर 1, 2 और 3 ऐसे 3 ही चाहते। वैसे 4 आते, लेकिन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन रहता था तो 4, क्लोरीन क्लोरीन है तो 3, क्योंकि एस आर और आर एस सेम हो जाएगा इंटरनल कंपेंसेशन सिमेट्री की वजह से। ठीक है अदिति, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो एक बार हाथ उठा के बताओ, थर्सडे को 9:30 PM कितने लोग मिलने वाले हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। जो लोग क्लास में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी अभी तक टिके हुए थे, एंड आई होप कि लैपटॉप, फोन, टैबलेट के पास में है और सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। पूरा 3 घंटा आप लोग बैठे। नेक्स्ट रन पे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद थर्सडे को डिसीजन लेते हैं कि और टाइम चाहिए क्या। अगर और टाइम चाहिए, आई एम अवेलेबल टू हेल्प ऑल ऑफ यू। व्हाट्सएप पे आप लोग डाउट्स, डिफिकल्टीज पूछ सकते हैं मुझे। आई थिंक कुछ ग्रुप्स में मैं अभी ऐड हुआ हूँ, तो व्हाट्सएप पे आप मुझे डाउट्स मैसेज कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस इट ओवर देयर। अभी अपन एंड करेंगे, थर्सडे इवनिंग 9:30 PM मिलेंगे। सर बोलिए। सर पिरामिडल इन्वर्जन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? पिरामिडल इन्वर्जन, ये अमोनिया का केस बता रहे हो क्या आप? यस सर। ठीक है, देखो कैसा रहता है। अब जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया में क्या रहता है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन रहते हैं, ये लोन पेयर रहता है। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अपन ऐसे लिखते हैं, फिर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या होता है कि इसको अम्ब्रेला फ्लिपिंग भी बोलते हैं। जब कहीं से कोई इलेक्ट्रोफाइल आया और उसको इस पे जैसे अटैक करने का है, तो अटैक करने के टाइम पे ये जब आएगा तो वो नाइट्रोजन क्या करता है, इन्वर्ट हो जाता है और खुद के हाइड्रोजन को ऊपर छोड़ देगा और लोन पेयर को नीचे कर देगा। तो वो ये चीज हमेशा बैक एंड फोर्थ ऊपर नीचे, बैक एंड फोर्थ ऊपर नीचे होती रहती है। कंसेप्ट सिर्फ इसमें इतना सा है कि अगर यहाँ पे हेवी ग्रुप्स लग गए तो हेवी ग्रुप्स लगने की वजह से इन्वर्जन कम होएगा, और इन्वर्जन कम होएगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा।
तो स्टेटमेंट अपन लिखते हैं, सर बोलिए। सर इन्वर्जन कम होएगा तो मतलब लोन पेयर्स आर रेडी फॉर दैट इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ना दैट बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बस करेक्ट, वेरी गुड, यही पॉइंट, ये जो आपने बोला वो लिख लो कहीं तो भी। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ी इसलिए बेसिक कैरेक्टर बढ़ा, क्योंकि बल्कि ग्रुप थे। ओके अदिति? यस सर। अदिति अब मुझे ये सर हाँ रुक जाओ पहले। अब मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा रिंग वाला स्ट्रक्चर है तो रिंग वाले स्ट्रक्चर में तो इन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है ना? यस सर। तो रिंग वालों की अवेलेबिलिटी और भी ज्यादा है। सो सर बेसिक कैरेक्टर उनका बहुत ज्यादा होगा ना? करेक्ट। Sir, NBCH ma'am has told that bridgehead carbon doesn't take part in resonance. Sir, बता देंगे वो भी, why? बता देते, रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, ये जो रिंग वाला पॉइंट मैंने बताया वो वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन और वो वाले पॉइंट का डायग्राम भी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है ये वाला, और ये बाकी का जो कंसेप्ट है वो है ये वाला। ठीक है, बताइए अदिति क्या बोल रहे थे आप एनबीसीएच मैम के बारे में, उन्होंने क्या पढ़ाया? Sir, she has told that bridgehead carbon doesn't take part in resonance. Sir, अब reason? रीजन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन है वहां पे। देखो ये ब्रिज हेड वाली कंडीशन कुछ तो भी ऐसी रहती है, राइट? ये ब्रिज हेड Yes. है, तो ब्रिज हेड वाली कंडीशन में देखो उसके बॉन्ड ऐसे एकदम फिक्स होके रखे हैं। अगर अपने को हाँ sp2 कार्बन चाहिए, जैसे कार्बोकैटायन चाहिए, तो उसको sp2 होना पड़ेगा 120 डिग्री वाला। तो अगर वो ऐसा रिंग का पार्ट है तो ऐसा फ्लैटन नहीं हो सकता ना, फ्लैटन नहीं हो सकता, इसलिए वहां पे कार्बोकैटायन भी अलाउड नहीं, कार्बन आयन भी अलाउड नहीं, कार्बन फ्री रेडिकल भी अलाउड नहीं, और ये सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रांजिशन स्टेट भी अलाउड नहीं। इस चीज को बोलते हैं ब्रेड्स रूल, ब्रेडिक्स रूल या ब्रेड्स रूल। ये रूल ये बताता है कि ब्रिज हेड पोजिशन इज वेरी अनफेवरेबल फॉर रिएक्शन। ब्रिज हेड पोजिशन पे रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, एकदम सूखा पड़ा है वहां पे। वो माउंटेन टॉप है जहाँ सॉइल इरोजन पूरा हो गया, जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता, तो जहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं हो सकती। अदिति कमेंट? Understood, sir. ठीक है, और कुछ एनी फर्दर डाउट्स, एनी कंसर्न्स, एनी क्वेश्चंस? Sir, बोलिए। sir ऐसा बोला है कि cumulated डाइन ये least stable है. Sir, उसका reason? नहीं, क्यूमुलेटेड मतलब कॉन्जुगेटेड क्यूमुलेटेड, हाँ लीस्ट स्टेबल है बराबर, क्योंकि क्यूमुलेटेड वाले में रेजोनेंस है ना। देखो आइसोलेटेड वाले में दूर दूर है, तो Sir, आइसोलेटेड तो वाले resonance है तो stability तो बढ़नी चाहिए थी ना? क्यूमुलेटेड मतलब ये क्यूमुलेटेड है क्या? नहीं, ये कॉन्जुगेटेड है। Sir, cumulated का meaning एक बार explain करेंगे? एक के बाद एक कॉन्जुगेटिव, ये Okay, है sir. क्यूमुलेटेड, इसकी स्टेबिलिटी कम है। जो रेजोनेंस वाला है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। ये जो है ये है आइसोलेटेड। ठीक है अदिति? Yes, sir. ओके, सर तो क्यूमुलेटेड डाइन का स्ट्रक्चर मतलब कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे। ओके सर। एक सेकेंड, एक पाई बॉन्ड प्लेन में और दूसरा पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा रहता है वो। ठीक है, आइसोलेटेड का कैसा भी रह सकता, और रेजोनेंस वाले का कैसा रहता, इन द प्लेन इन द प्लेन इन द प्लेन इन द प्लेन, इसीलिए तो वो रेजोनेंस शो करता। रेजोनेंस के लिए इन द प्लेन होना जरूरी है, राइट? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट? और कुछ पूछना है किसी को? जीओसी, आइसोमरिज्म, नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। जीओसी के 500 550 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना, नोमेनक्लेचर के 300 400 क्वेश्चन सॉल्व करना, आइसोमरिज्म के 250 300 क्वेश्चन सॉल्व करना। डाउट्स है वो व्हाट्सएप पे पूछना। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। और हाँ, वो डाउट के शिविर लगने वाले हैं, इस हफ्ते से चालू हुए। मेरा शिविर कल है और सैटरडे को है, 6 PM to 8 PM विद्या भवन पे मैं अवेलेबल हूँ। कितने लोग अकोले वाले हैं?
अकोले वाले स्टूडेंट्स हाथ उठाओ। निधि, वेदांत, बस 2 ही लोग हैं क्या अभी अकोला वाले यहाँ पे ऑनलाइन? ठीक है, जो लोग अकोला के स्टूडेंट्स हैं बाहर गाँव के भी आ सकते हैं, बट अकोला वालों के लिए बोला गया है कि लोकल लोग डाउट्स के लिए आ सकते हैं, बाहर गाँव वाले भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। डिफिकल्टी सेशन 1:1 बेसिस पे डाउट्स क्लियर करेंगे। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मेरा शिविर 6 to 8 है कल और सैटरडे को। भारी से भारी संख्या में शिविर का आनंद उठाए। अदिति, और कुछ डाउट है क्या आपको? आपने एक बार अनम्यूट किया था। सर बोलिए। सर आप जब वो मतलब डाउट सेशंस लेंगे ना लोकल वालों के, हाँ, तो क्या हम उस टाइम व्हाट्सएप पे आपको पूछ सकते क्या, क्योंकि हम बाहर गाँव वाले हैं ना, तो हम हाँ, तो आप कभी भी पूछ सकते हो। मतलब व्हाट्सएप पे 24/7 अवेलेबल है, बट सिर्फ इतना है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर टेलीफोन पे बात करनी है तो उसके लिए अपने को टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। सर तो आप टाइम बता सकते क्या, मतलब जब डाउट्स पूछने हो? हाँ, तो उसके लिए रोज का टाइम बदलते रहता है। तो आप एक काम करो, आप ना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अपना नाम लिखो और बैच नंबर लिखो और सेफ हैंड्स अकोला लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद आप पूछो कि फ़ोन पे बात करनी है, कब अवेलेबल है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करूँगा। जैसे अगर आपने मंगलवार को मैसेज किया तो मैं बताऊंगा बुधवार को कितने बजे अवेलेबल हूँ, गुरुवार को कितने बजे अवेलेबल हूँ। फिर मैं आपको ऐसा 15 मिनट का, आधी घंटे का, आधी घंटा तो ज़्यादा हो गया, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का टाइम दूंगा। और अगर आपके क्वेश्चन, सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ अदिति के लिए नहीं बोल रहा हूँ। फिर आपके अगर कुछ क्वेश्चन वाले डाउट है, ये बता दो, ये क्वेश्चन बता दो, ये नहीं आ रहा, तो उसके व्हाट्सएप पे पहले फोटो भेज के रखो। फिर अगर चैट पे हुआ तो आई वुड प्रीफर चैट पे मैसेज पे रिप्लाई करना, नहीं होता है तो ऑडियो पे बात करूंगा। फिर वो फोटो के रिप्लाई वहीं दे दूंगा। फिर अगर ये है कि ये वाला कंसेप्ट बता दो, ये वाला कंसेप्ट बता दो, तो उसका नाम, अता पता कंसेप्ट का आप पहले ही लिख के भेजो, जिससे कि जब अपन फोन पे बात करें तो मैं सोचने में टाइम ना इन्वेस्ट करूँ। अदिति समझा? कमेंट करे। यस सर। ठीक है, और जो वो 6 to 8 वाला टाइम है उसमें भी आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, बट तब ये रहेगा कि जो पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी है उनको ज़्यादा प्रीफरेंस दूंगा मैं। 6 to 8 में जरूरी नहीं है पूरे 2 घंटे जनता मेरे सामने डाउट के लिए आए, तो वो टाइम पे जब मैं फ्री रहूंगा तब भी अपन व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और सब लोगों के लिए और एक इंस्ट्रक्शन, हाँ, 12th क्लास वालों को मैं प्रेफरेंस देता हूँ डाउट्स के लिए। रिपीटर्स बैच को भी इक्वल प्रेफरेंस मिलता है, 11th वालों को थोड़ा कम प्रेफरेंस मिलता है फॉर डाउट्स। ठीक है, एनीवेज आज के लिए सफिशिएंट है, अपन अभी हैंगअप करते हैं। थर्सडे को मिलेंगे 9:30 PM। बाय बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।